है कि जो एलीट है कभी उनके एसेट्स निकल आते हैं। अभी जनरल बाजवा जो हैं उनके बारे में एक खबर चली, फैक्ट फोकस एक वेबसाइट ने चलाई कि जी उनके 12-13 अरब रुपए के एसेट्स हैं। और जो पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उन्होंने उसके ऊपर एक जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व जो अभी जनरल कमर जावेद बाजवा है, उसने कैसे पाकिस्तानी लोगों के हक हकूक पे डाका मार दिया और कैसे पाकिस्तान से एक मोटी रकम उसने कमा लिया आर्मी चीफ के रहते हुए। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान में ऐसे करप्ट और भ्रष्ट नेता और साथ में साथ अफसरों का कैसे भंडाफोड़ एक अमेरिका में बैठे पाकिस्तान के ही एक सहाफ़ी ने किया है, जिसने सीधा सीधा बताया कि कमर जावेद बाजवा की जितनी भी एसेट्स है वो उसके बेटियां, बहुएं और उसकी वाइफ के नाम है। तो कहीं ना कहीं आज हमीद वसीन और कमर चीमा ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करके बताया कि कैसे कमर जावेद बाजवा ने ये पैसा कमाया और कैसे पाकिस्तानी आवाम की हक हकूक की कमाई ये लोग छीन लेते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। है कि जो एलीट है कभी उनके एसेट्स निकल आते हैं। अभी जनरल बाजवा जो हैं उनके बारे में एक खबर चली, फैक्ट फोकस एक वेबसाइट ने चलाई कि जी उनके 12-13 अरब रुपए के एसेट्स हैं। और जो पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उन्होंने उसके ऊपर एक कमेटी बिठा दी कि इस्टेब्लिश करें कि ये इनकी इंफॉर्मेशन कैसे बाहर लीक हुई। सो ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये एसेट्स तो ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसमें उन्होंने ये इंफॉर्मेशन जमा कराई हुई है, जिसकी बेस के ऊपर ये सारा ये एसेट्स बाहर आए हैं। सर आप कैसे देखते हैं कि जब इतनी मुल्क के अंदर एक तरफ इमरान खान है, घड़ी बेच दी, नवाज शरीफ है, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, आसिफ अली जरदारी और उनकी फैमिली पे करप्शन के चार्जेस हैं, आप कैसे देखते हैं जब मुल्क के अंदर ये हैव एंड हैव नॉट्स की जंग होती है, जब ये इश्यूज आते हैं, वेल्थ के इश्यूज आते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, फिर एलीट जो रूल कर रही होती है वो इतना पैसा जो उसने कमाया होता है वो अमीर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पोजीशन दे एंजॉय। तो आप क्या समझते हैं जो गरीब आदमी है वो नीचे का नीचे रह गया है, तो कितना कुछ ज्यादा आप समझते हैं कि मुआशरे के अंदर ये जो डिस्पैरिटी है ये नुकसान पहुंचा सकती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, इमरानी मुआहदे को, और लोगों का जो आपस में रहना सहना है उसमें कितना कुछ समझते हैं मिसट्रस्ट सिस्टम के बारे में मजीद जो है वो आप समझते हैं कि आ गया होगा? बिल्कुल सही कहा जनाब आपने, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हैव और हैव नॉट्स की जो आप कह रहे हैं ना जंग है, जंग कोई नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हैव नॉट्स हैं उनकी ना तो कोई वॉइस है, ना कोई रिप्रेजेंटेशन है, और ना कहीं किसी भी तरीके से उनकी जो मिजरेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स आप कह लें उनको कोई डिस्कस करता है। पाकिस्तान में आप ज़्यादा पीछे तो ना जाएं, लेकिन गुज़श्ता 5 साल से अगर आप सबसे बड़ा इशू जिसको डिस्कशन में देखेंगे तो वो यही है कि रूलिंग एलीट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के वो कौन है, वो किसी न किसी तरीके से दौलत बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। अब ये जो बाजवा साहब का आपने जिक्र किया तो ये तो एक वेरीफाइड सर्टिफाइड किस्म के फिगर्स हैं जो कि आए हैं रेवेन्यू, जो पाकिस्तान रेवेन्यू जो सर्विसेज या जो भी नाम है इस महकमे का उसकी तरफ से। लेकिन वो जो है उस पे एतराज़ लोगों को ये नहीं कि ये 13 अरब या 14 अरब कहाँ से आए और क्यों आए। जो रूलिंग एलीट के बाकी लोग बैठे हुए हैं इस पोजीशन में, उनको एतराज़ ये है कि ये लीक क्यों हो गए, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही भूंडा किस्म का और अनफॉरगिवेबल किस्म का एतराज़ आप इसको कह सकते हैं। चूँकि ये चीज़ें जो है ना, जो आदमी इस तरह के किसी ओहदे पे फायज है इंटरनेशनली दुनिया भर में कहीं भी, तो उसके इस तरह के एसेट्स जो है वो ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि यहीं से तो मामलात शुरू होते हैं ना, जहाँ से ट्रांसपेरेंसी और सिक्रेसी के दरमियान जो है वो एक लकीर आती है कि क्या चीज़ें आप सीक्रेट्स रख सकते हैं और क्या आप नहीं रख सकते। लेकिन बहरहाल ये जो उन्होंने बात की है इसमें बड़ा आपकी जो डिस्कशन है इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात ये है कि ये
बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में पाकिस्तान जो है 190 में से 145 पे आया है। ये आना चाहिए था 190 में से 190 या इससे कोई एक नंबर पीछे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ह्यूमन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्सेस हैं, जो इशारिये हैं, अगर आप उनको ज़्यादा बारीकी के साथ जाके देखें तो उस हिसाब से तो इतना इसको आना नहीं चाहिए था जहाँ पे ये आया है। और उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें हमें किसी तरफ देखने की या किसी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें देखना चाहिए कि जो आपके अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि हम हमेशा ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस तरह के स्टैट्स में गलती की गुंजाइश, मार्जिन या बहुत ज़्यादा होता है या फिर बहुत सारी चीज़ों को इन्फ्लेट किया होता है या कम किया होता है। लेकिन अगर हम उन्हीं को मान लें तो आप ये देखें कि आपके गुज़श्ता 5 साल में जो बजट पेश हुए, उस बजट को आप ज़रा ब्रेक डाउन करके देखें तो आप पे सिचुएशन जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि एक आदमी के पास 13,000 रुपया कहाँ से आया और एक आदमी का जो ह्यूमन जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो उसकी लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट में किस तरह शुमार होता है। आप मुझे ये बताएं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है कि आपके जो आम आदमी है, जिसको आपने हैव नॉट कहा है, उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो सेहत है, उसकी जो खुराक है, न्यूट्रिशन है, ये जो उसकी बेसिक उसका जो शेल्टर है, ये चीज़ें जो हैं उस पे कितना पैसा खर्च किया जाता है। और वो आप जितना पैसा खर्च करते हैं उस हिसाब से फिर जो है वो आपके इंडिकेटर्स शो करते हैं कि आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हुई है। दुनिया भर में जितने मुल्कों ने तरक्की की है, आप अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक देख लें, जापान तक देख लें, तो उसमें यही क्राइटेरिया है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे कितना बजट मख्तस करते हैं और उस हिसाब से फिर रिजल्ट्स आते हैं। चूंकि यहाँ को मैजिक तो होता नहीं या कोई मिरेकल की गुंजाइश तो नहीं होती ना, यहाँ तो यही है कि जितना इनपुट है इतना आउटपुट है और जितना आप ट्रांसपेरेंटली इनपुट करते हैं इतना ज़्यादा उसका आउटपुट होता है, जबकि पाकिस्तान में उसके बरक्स हो रहा है। यहाँ पे आप जो बजट मख्तस करते भी हैं टोटल बजट का, उसमें से आप डिफेंस को निकाल लें और आप जो अपने मुल्क की आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं उनको निकाल लें, तो फिर आप देखेंगे कि इनफैक्ट जो है, और ये जो बजट मसलन आपने तालीम पे अगर कर दिया फॉर एग्जांपल कि तालीम पे आपने जी 2% लगा दिया, तो उसमें से भी आप ये देखेंगे उसमें इंतजामी अखराजात और दूसरी चीज़ों पे और जो करप्शन है और जो लीक है और ये सारी चीज़ें हैं उस पे कितने खर्च हुए और फिर फील्ड में जाके तो बच्चों को इनफैक्ट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में डालने के लिए कितने खर्च हुए, तो यू विल बी सरप्राइज्ड। ये कोई 0 कुछ बनता है, ये 0 कुछ बनेगा जो रियल ह्यूमन डेवलपमेंट पे जाएगा। चूंकि जाहिर है कि आपने टीचर्स की तनख्वाहें हैं, क्लर्क्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वो भी तो देना है, ज़रूरी है। और वो जो महकमे का बोझ है जिसमें आपके गोस्ट स्कूलों से लेके तो ऐसे स्कूलों तक के जिनमें 2-2, 3-3 बच्चे इनरोल्ड हैं, जहाँ के 200-200, 300-300 बच्चे को होना चाहिए, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे जो बहुत एक लंबी डिस्कशन की चीज़ है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि भाई ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे कुछ खर्च नहीं हो रहा है पाकिस्तान में। और अगर आप अपने डिफेंस पे जो है अपने बजट का 37 या 40% तक भी ले जाते हैं, एक तो है रियल बजट और एक जो है जो मुख्तलिफ मदों में फिर उसको एलोकेट किया जाता है, तो वो 30 से ऊपर जाता है, तो उस फिर महकमे के अंदर जो लोग काम करते हैं वो भी उसी हिसाब से उसके हिस्सेदार बनते हैं। लेकिन ये सवाल एक बहुत बड़ा अर्थ शेकिंग किस्म का फिगर है कि आपका कोई एक 22वें स्केल का जनरल जो है वो अगर रिटायर्ड होता है तो उसके जो राज अगर फाश होते हैं, अगर आप इसको राज कहते हैं, जो कि हंसी आती है, गुज़श्ता 70 साल से पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिस्कशन ही यही है, तो इसमें राज वाली को बात है ही नहीं या सरप्राइजिंग वाली बात दोनों तरफ नहीं है, ना ह्यूमन डेवलपमेंट की लो होने में और ना उन लोगों के हाई होने में जो मराहत याफ्ता लोग हैं। लेकिन अगर चलें फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम कह देते हैं
تو یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنے بڑے پیسے جو ہیں، ایک 22ویں اسکیل کا ایک ملازم ہے تو اس کی تنخواہ سے تو نہیں ہو سکتے. وہ ایک آدمی سرکاری ملازم ہے، فل ٹائم اتنی بڑی ملٹری مشین کو رن کر رہا ہے تو وہ بزنس تو نہیں کر سکتا، نہ اسے بزنس کرنا چاہیے. اور اگر کر بھی رہا ہے تو وہ بزنس کیا ٹرانسپیرنٹ ہے، ڈکلیئرڈ ہے، اور اس میں پتہ چلا ہے کہ کہاں کہاں انڈیو انفلوئنس ایکسرسائز ہوا اور کہاں کہاں نہیں ہوا. یعنی بزنس تو وہ ہے نا جو باقاعدہ ملک میں رجسٹرڈ ہے، آن گراؤنڈ ہے، اور سب کو پتا ہے کہ یہ باجوہ صاحب کا ریسٹورانٹ ہے جی، یا یہ باجوہ صاحب کی ملٹی نیشنل کمپنی ہے. لیکن جو اس طرح کے پراسرار بزنس ہیں جن کی کہیں کوئی ڈکلیریشن نہیں ہے یا کوئی کمیشن ہے، یا پھر سب سے بڑی بات جو پاکستان میں ایک ایکسپٹڈ ٹروتھ بن گیا ہے وہ ہے آپ کے جو ہے وہ مرات، کہ یہیں سے تو پیسے آتے ہیں کہ مثلا آپ کتنے پلاٹس لے سکتے ہیں اور بیچ سکتے ہیں، جس طرح بالکل گھڑی بھی کی اور اس پہ اتنا ہنگامہ برپا ہے. ایک گھڑی توشہ خانے سے آپ اس لیے لیتے ہیں نا کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں، ظاہر ہے انٹائٹلمنٹ آپ کی، تو پھر اس کو بیچتے ہیں تو یہ ہنگامہ برپا ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک پلاٹ آپ کی جو ہے انٹائٹلمنٹ ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ کوئی اخلاقی ضابطے جڑے ہیں کہ ایک جو 3 اسٹار ملٹری جنرل ہے وہ کتنے پلاٹ لے سکتا ہے اور وہ لے کے کتنے بیچ سکتا ہے، کس طریقے سے بیچ سکتا ہے؟ کیا یہ ایک بزنس ہے یا ایک مرات ہے؟ دیکھیں، ایک مرات ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے آپ کی پریویلیج، اور ایک یہ ہوتا ہے جب آپ پریویلیج کو بزنس بنا دیں. مثلا آپ توشہ خانہ سے گھڑی لے سکتے، دیٹس گڈ. تو توشہ خانہ سے گھڑی لینا اور توشہ خانہ سے گھڑی لے کے اس کو ایک بزنس میں جو ہے وہ بدل دینا، جو اس سے آپ کی فارچون ہی بدل جائے، یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاب تو سرکاری کر رہے ہیں لیکن سائڈ پہ آپ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں آپ سرکاری جاب کی جو اثر ہے، جو انفلوئنس ہے، اس کو یوز کر کے آپ ناجائز پیسہ بنا رہے ہیں. بالکل اسی طرح پاکستان میں کسی کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جرنلوں کو پلاٹ کیوں ملتے ہیں. پلاٹوں کا جو وہاں پہ ایک ایلوکیشن کا سسٹم ہے وہ سب کو، جس کی طاقت ہے سوائے بیچارے عوام کو، سب کو ملتے ہیں. عوام کا کہیں کوئی کوٹا نہیں. لیکن آپ کے ایک جرنلسٹ سے لے کے ایک جرنل تک کوئی آدمی بھی جس کے ساتھ کو 2-4 آدمی ہیں اس کا ایک کوٹا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں، پلاٹ ملتا ہے. لیکن پلاٹ ملنے میں اور پلاٹ کو ایک فارچون چینجنگ قسم کی بزنس میں بدل دینا جو ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، دس از ناٹ اباؤٹ پلاٹس. یہ لیئرز اینڈ لیئرز آف کرپشن ہیں، لیئرز اینڈ لیئرز آف مس یوز آف پاور، اینڈ لیئرز آف مس یوز آف انفلوئنس، اور آپ کا جو ڈیزگنیشن ہے اس کا.